नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइम एट 4 में आपका स्वागत है। आपको दिखाएंगे इंडी के गले में कैसे अटका चुनावी कांटा और जब पीएम मोदी ने मारा सियासी चाटा। खबर हिमाचल प्रदेश की भी आपको दिखाएंगे, जहां पर मंडी की लड़ाई मुद्दों से हटकर छोटा पप्पू पर आ गई है, लेकिन कांग्रेस क्यों घबराई ये भी आपको बताएंगे। और योगी के यूपी में माफियाओं पर चोट, क्या जनता देगी दनादन वोट, ये भी आपको बताएंगे। न खबर न सबूत, आम आदमी पार्टी ने फिर बोला दिल्ली से बड़ा झूठ। पूरी खबर डिटेल के साथ आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें। रामलला के सूर्य तिलक का वीडियो, रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल हुआ है। रामनवमी पर रामलला का होगा सूर्य तिलक। 500 साल बाद अयोध्या में भव्य रामनवमी की तैयारी की जा रही है। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। रामलला के सूर्य तिलक के ट्रायल की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। रामनवमी पर रामलला के सूर्य तिलक की तैयारी चल रही है और कुछ इसी तरीके से रामलला का सूर्य तिलक किया जाए। और अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां पर बाबा भोलेनाथ की सुरक्षा खाकी वर्दी वाले पुलिस नहीं करेंगे तो कौन करेंगे सुरक्षा, आपको बताते हैं। पुरुषों के माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर गेरुआ धोती और कुर्ता, जबकि महिलाओं ने गेरुआ सलवार सूट और शरीर पर शिवनामी दुपट्टा ओढ़ रखा है। वेशभूषा से तो ये पुजारी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग पुजारी नहीं हैं। ये लोग तो यूपी पुलिस के जवान हैं। इन्होंने भले ही खाकी वर्दी छोड़ दी है, लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी है। पुलिस के जवानों को काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब यही पहनावा इनका ड्रेस कोड होगा। वाराणसी पुलिस ने काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों के लिए पुजारियों से मिलता जुलता ड्रेस कोड लागू कर दिया है। हालांकि मंदिर परिसर में बाकी पुलिस जवान अपनी खाकी वर्दी में ही ड्यूटी करेंगे। पुलिस वालों को पुजारियों की तरह ड्रेस कोड पहनाने के पीछे का मकसद है कि ड्यूटी में तैनात पुलिस जवानों के कारण श्रद्धालु दर्शन में किसी तरह से असहज महसूस न करें। वहीं अखिलेश यादव ने पुजारियों के ड्रेस कोड पर सवाल उठाए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए क्या है ये बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का इंडी पर प्रचंड प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। सावन में मछली खाने को लेकर, नॉनवेज खाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह हमला बोला है। दरअसल ये तस्वीर आपको याद है जब तेजस्वी यादव की तस्वीर वायरल हुई थी और इसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से इंडी गठबंधन पर पलटवार किया जा रहा है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। पीएम मोदी के हमले से बैकफुट पर है आरजेडी। तेजस्वी के मछली खाने पर मीसा ने सफाई दी है। तेजस्वी के नवरात्र में मछली खाने को लेकर मीसा भारती ने कहा है कि मछली नहीं खाई थी, इनका ध्यान सिर्फ हमारे खाने पर रहता है। नवरात्र में मछली खाने का भी विवाद हो गया। मछली वो खा रहे थे हेलीकॉप्टर में नवरात्र के समय। देखिए, तेजस्वी ने खुद इस पे अपना क्लेरिफिकेशन दिया कि उसने नवरात्र में मछली नहीं खाया था। ठीक है। और छोटा पप्पू वाले बयान पर और तेज हुई जुबानी जंग। कंगना ने कहा मेरे चरित्र पर सवाल उठाया तो मैंने जवाब दिया। छोटा पप्पू क्या बोल दिया, वो मुंह फुलाकर बैठ गए। छोटे भैया को छोटा पप्पू बोला है कंगना ने कहा। हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए। उनको उस पे भी गुस्सा आ गया।
मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की। अरे भाई, किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। और इस वक्त की और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कंगना के छोटा पप्पू वाले बयान पर घमासान मच गया है। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह का कंगना पर पलटवार हुआ है। आज तक ऐसी ओछी बात किसी ने नहीं कही। विक्रमादित्य ने कहा है, कंगना को सद्बुद्धि दे भगवान। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती। आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं। मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? मंडी में क्यों सियासी घमासान मचा हुआ है? क्यों कंगना और विक्रमादित्य के बीच तलवारें खिंची हुई हैं? चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस को यहां से हार का डर सता रहा है और इसी वजह से पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़े जो हैं वो आपको बता देते हैं। यहां 2014 लोकसभा चुनाव में मुकाबला प्रतिभा सिंह और बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा के बीच हुआ, लेकिन रामस्वरूप शर्मा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा सिंह को 39,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस के आश्रय शर्मा को हरा दिया, लेकिन यह छोटी मोटी जीत नहीं थी। 4 लाख वोट से बीजेपी ने यह जीत दर्ज की थी। हालांकि जब उनकी मौत हो गई तो इसके बाद कांग्रेस यहां से जीती, लेकिन बहुत मार्जिनल वोट कांग्रेस को यहां जिताने के लिए मिले थे। आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुरादाबाद में अमित शाह की रैली से शाह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। वोट बैंक की खातिर अयोध्या नहीं गई सपा। कांग्रेस इस बार 80 से 80 सीट मोदी की झोली में आने वाली है उत्तर प्रदेश में। सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों लोग मंदिर का विरोध करते रहे। मोदी जी ने बना भी दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया, और आगे मैं बताना चाहता हूं, इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है, अपनी वोट बैंक का डर लगता है। भाई और बहनों, 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। ना 73 चलेगी, ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाएगी। और अमित शाह ने मुरादाबाद में रैली की तो यूपी के सहारनपुर में सीएम योगी की रैली हुई। योगी ने रैली में प्रयागराज के माफिया का जिक्र किया। माफिया को किस तरीके से हटा दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया और माफिया की प्रॉपर्टी को जब्त कर गरीबों को बांट दिया गया। माफिया की संपत्ति पर गरीबों के लिए मकान बनाया गया, ये उन्होंने कहा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था, और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन
फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा, और मैं स्वयं गया था वहां देने के लिए। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, सहारनपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, सपा, बसपा सब पर एक साथ निशाना साधते हुए कहा कि तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, संकट के समय गायब हो जाते हैं तो तीनों वोट के लिए सौदागर के तौर पर सामने आते हैं। अब दंगा नहीं है, कर्फ्यू भी नहीं है, भय और दहशत भी नहीं है, बल्कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़ करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए एक विकसित सहारनपुर बनाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। सपा बसपा ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये वोटों के सौदागर हैं, चुनाव के समय दिखेंगे, बाकी संकट के समय सब गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, किसी का आता पता नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आए हैं हम लोग कि इस देश को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया था कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने। सहारनपुर में रैली कर रहे थे। सहारनपुर से ही कांग्रेस कैंडिडेट इमरान मसूद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। मुसलमानों पर बयान देकर फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कहा है 20 करोड़ मुसलमानों को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। मुसलमानों के खिलाफ नफरत क्यों फैला रहे हैं? कि हर बात में हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोगों से होशियार हो जाओ। ये मुसलमान इतने हैं, यहां निकाल नहीं सकते। 2 करोड़ लोग निकलते नहीं, ये तो 20 करोड़ हो रहे। जब निकलने के नहीं तो नफरत से कैसे दिया? या तो इनको बता दो कि कोई रास्ता है। पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है, निकाल नहीं सकते, तो फिर नफरत क्यों फैला रहे हो? नफरत फैला करके सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इमरान मसूद वही नेता हैं जिन्होंने 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था और बोटी बोटी करने की धमकी दी थी। मैं दिल्ली बैठ के राजनीति नहीं करता, मैं लखनऊ बैठ के राजनीति नहीं करता, मैं तो सड़क का आदमी अपने साथी के लिए मार भी दूंगा, मर भी जाऊंगा। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने साले को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, साले की रोटी काट देंगे। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक वीडियो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में सुबह की सैर पर निकले और लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने सभी को राम राम कहा। आपको बता दें कि ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को, बड़े बुजुर्गों तक उनकी राम राम पहुंचाने को कहा था। मोदी जी सपन में राम राम कह रहा है, प्रणाम कह रहा है, पहला है ना बेटा, हम तो तैयार रहे बाबू। मोदी जी ने राम राम कहा है, ठीक है, ठीक। उन्होंने किस सपन जले झाला, सपन में मेरे पहला सरकार है, बस हो गया, सुनते रहते हैं आप तो नहीं सुन पाते। ये सरकार है उत्तराखंड में, राम राम। हम लोग मोदी जी ने सबको राम राम कहा है, ठीक है। और तुम्हारे घर में बाल गोपाल सब ठीक है। सपन का सब लोगों ने मोदी जी पहला कह रहा है। भालो नहीं है, मोदी जी ने सबको राम राम कहा है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान की सरेआम धमकी। गैर टीएमसी समर्थक मतदाताओं को हमीदुल ने धमकी दी है कि 26 अप्रैल के बाद मतदाताओं को देख लेने की बात उन्होंने कही है। सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, हमारी फोर्स ही यहां पर रहेगी, ये वो कह रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम के लोगों ने कुछ किया तो हम जवाब दें। सेंट्रल गवर्नमेंटेर फोर्स 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে। তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान के इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया और टीएमसी पर जबरदस्त हमला किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर हमला। टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान पर दर्ज है कई एफआईआर। सरेआम विपक्षी कार्यकर्ताओं को धमका रही है टीएमसी। चुनाव आयोग मामले की संज्ञान ले। बड़ी खबर आपको बताता हूं, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे केस में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुवाविर हुसैन को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा अब्दुल मतीन ताहा को पकड़ा गया है। कोलकाता से दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। 2 घंटे में ही इंफॉर्मेशन मिलने का 2 घंटे में हम लोग पूरा वर्कआउट करके जो रामेश्वरम ब्लास्ट है उनके 2 जो सस्पेक्ट थे उनको हम डिटेन कर पाए। और एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं, बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में तेज हुई सियासत। बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। बंगाल आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। वहीं बंगाल पुलिस ने अमित मालवीय को जवाब दिया। इसीलिए कहा जाता है कि आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया एंड करप्शन बचाव हो चुका है। रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ उसके जो 2 मुख्य अपराधी हैं वो पाए गए हैं और डिटेन हुए हैं एनआईए के द्वारा पश्चिम बंगाल से। सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि पश्चिम बंगाल हर प्रकार के आतंकी और जिहादी और इस प्रकार के उग्रवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक सेफ हेवन, एक अड्डा क्यों बन चुका है? क्या इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जो सरकार है वो धरने पर बैठ जाती है जब एनआईए कार्रवाई करती है? क्या इसलिए जब एनआईए की टीम ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो उन पर संदेश खाली 2.0 जैसा हमला हो जाता है? क्या इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वोट बैंक के नाम पर कभी बलात्कारी बचाओ? बीजेपी के आरोपों पर ममता ने भी पलटवार किया है। ब्लास्ट में ममता का बीजेपी को जवाब दिया गया है। हमने 2 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, यह ममता बनर्जी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि बंगाल सेफ नहीं है, लेकिन क्या यूपी राजस्थान सेफ है? ममता बनर्जी ने कहा। और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है राष्ट्रपति शासन लगाना संविधान का अपमान है। आम आदमी पार्टी ने कहा है। आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने रिएक्शन दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 17 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुआ है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे एक ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस अपने हाउस का एंजॉय करते हैं। ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साजिश है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है। दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। आगे बढ़ेंगे।